नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में विपक्ष के आगे बेबस हुई मोदी सरकार की, मणिपुर मामले पर अमेरिका के बड़े बयान की, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को लगे झटके की, उमर खालिद से डरी मोदी सरकार की, साथ ही जानेंगे कैसे राजस्थान में लाल डायरी की खुली पोल, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र की सियासत पे होने वाले बड़े बदलाव की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में यमुना फिर खतरे के निशान से ऊपर, हिंडन में भी आई बाढ़, हरियाणा के हथनी बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। आप नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली, कोर्ट को स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला, मई में मिली थी 42 दिन की बेल। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ ब्याज दर घोषित की, 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा। पिछली बार मार्च में बढ़ी थी ईपीएफ ब्याज दर। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 299 अंक गिरकर 66,384 पर हुआ बंद। निफ्टी 72 अंक की गिरावट के साथ 19,672 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी मणिपुर मामले को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी दिखी। विपक्षी पार्टियां लामबंद होकर बीजेपी सरकार से इस मसले पर संसद में चर्चा की मांग पर अड़ी रहीं। वहीं विपक्षी नेता मांग करते रहे हैं कि पीएम मोदी संसद के दोनों सदनों में मणिपुर पर बयान दें। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखते हैं ये रिपोर्ट। पीएम मोदी 56 इंच सीने का दावा करते हैं, हर मुश्किल का सामना करने की बात कहते हैं, लेकिन जब भी कोई मुश्किल आती है तो मौन हो जाते हैं। मणिपुर मामले में कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष 2.5 महीने तक पीएम के बयान की मांग करता रहा। पीएम की चुप्पी टूटी तो संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले पीएम 30 सेकंड ही बोले, और इस दौरान वो मणिपुर पर कम, राजस्थान छत्तीसगढ़ पर ज्यादा बोले। आज भी लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो मणिपुर पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि पीएम मोदी इस पर बयान नहीं देंगे, क्योंकि जिस विभाग का विषय है उस विभाग का मंत्री जवाब देगा। यानी गृह मंत्री अमित शाह ही चर्चा का जवाब देंगे, जिसे लेकर अब कांग्रेस ने फिर पीएम मोदी को घेर लिया है। अमित शाह के बयान पर उन्हें करारा जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा, अमित शाह, ना तो आप नेता सदन हैं, ना प्रधानमंत्री। सदन में चर्चा के लिए आपके तैयार होने से क्या होगा? इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो रण छोड़ क्यों बने हुए हैं? वो सदन से क्यों भाग रहे हैं? वो मणिपुर पर 78 दिन तक चुप क्यों रहे? वो शांति की अपील क्यों नहीं कर रहे? वो मणिपुर की तुलना बाकी राज्यों से क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस ने शाह को जवाब तो दिया है, साथ ही पीएम मोदी के मणिपुर पर ना बोलने को लेकर उन्हें रणछोड़ तक कह दिया। साफ है, विपक्ष की घेराबंदी से बीजेपी घबरा गई है। संसद में आज भी मणिपुर का मुद्दा छाया रहा। वहीं मणिपुर वायरल वीडियो पर अमेरिका का भी बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ये घटना भयानक और क्रूर है। साथ ही उन्होंने पीड़ितों को लेकर अपनी संवेदनाएं भी जाहिर की हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मणिपुर पर पीएम मोदी की खामोशी टूटती नहीं दिख रही है, लेकिन पूरी दुनिया इसे खामोशी से नहीं देख रही है। भारत को दूसरे देश नसीहत दे रही हैं। अमेरिका लगातार मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर भारत सरकार को चेतावनी दे रहा है, और एक बार फिर उसने मणिपुर पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि मणिपुर की 2 महिलाओं के उत्पीड़न का वीडियो बेहद चिंतित करने वाला है। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके इस वीडियो में दुनिया भर में मोदी सरकार की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना पर सवाल पूछे जाने पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये घटना बेहद डराने वाली है। उन्होंने पीड़िता के प्रति संवेदनाएं भी जाहिर की है। प्रवक्ता ने कहा कि मणिपुर में जारी विवाद का सबको साथ लेकर शांतिपूर्ण हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से भी अपील की है कि सभी लोगों, घरों और पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। बीबीसी ने भी इसे लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। एक पीड़ित युवती की मां ने बीबीसी को बताया कि उनकी बेटी को घर के सामने से उठाया गया था, बाद में घर के सामने फेंक कर चले गए। साथ ही धमकी भी दी गई कि अगर हम इस बारे में बोले तो वो मेरी बेटी की जान ले लेंगे। लेकिन बाद में घटना का वीडियो वायरल हो गया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के समाचार संस्थान एबीसी ने भी पीएम मोदी पर तीखी टिप्पणी की है। एबीसी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्य में हुई इस घटना पर पीएम मोदी ने तभी चुप्पी तोड़ी जब महिलाओं के उत्पीड़न का वीडियो वायरल हुआ। ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने मणिपुर में जारी हिंसा पर विस्तृत रिपोर्ट में लिखा है कि मणिपुर की यात्रा न करने को लेकर नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है। रिपोर्ट कहती है कि हिंसा लगातार बढ़ने के बावजूद केंद्र की बीजेपी सरकार ने चुप्पी साधे रखी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिमा लंबी सार्वजनिक चुप्पी और मणिपुर का दौरा करने से बचने के लिए उनकी आलोचना भी हो रही है। साफ है कि मणिपुर मामले में दुनिया भर में भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मणिपुर को लेकर मोदी सरकार को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के सर्वे को लेकर अहम बात कही। शीर्ष कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई शाम तक के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक कोई सर्वे नहीं कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दौरान अगर मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकती है। वाराणसी की अदालत ने मस्जिद में एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को जब सुनवाई शुरू हुई, उस वक्त एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे कर रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में 1 सप्ताह तक खुदाई का काम नहीं कराने की बात कही। फोटोग्राफी और रडार इमेजिंग के जरिए सर्वे कराने की बात कही गई। एएसआई की ओर से कहा गया कि हम लोग केवल सर्वे का काम कर रहे हैं। अंजुमन कमेटी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने बेंच से कहा, शुक्रवार को सर्वे का आदेश दिया गया, हमें अपील का मौका नहीं मिला और सर्वे शुरू हो गया। आदेश में खुदाई लिखा है तो हमें अपील का मौका मिलना चाहिए। जब इस तरह के मामले में पहले ही एएसआई सर्वे के आदेश पर रोक लगी है तो दूसरे मामले में एएसआई सर्वे की इजाजत कैसे दे सकती है? आखिर इतनी जल्दी क्यों? 15वीं शताब्दी से यह स्थान मस्जिद रहा है। 400 साल तक इस पर कोई विवाद नहीं उठा, अब क्यों विवाद उठाया जा रहा है? मुस्लिम पक्ष ने सर्वे में बहिष्कार का बचाव किया। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की जानकारी प्रशासन और एएसआई की टीम को पहले ही दे दी गई थी। साफ किया गया था कि कमेटी का ध्यान सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर रहेगा, सर्वे में कोई भी शामिल नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से ज्ञानवापी मामले में नया मोड़ आ गया है। वहीं पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई टल गई। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। उमर खालिद को 2020 के दिल्ली टकराव मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर दिल्ली में टकराव की साजिश करने का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ से याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई पर 1 हफ्ते की अवधि के लिए स्थगन की मांग की थी, जिसके मद्देनजर सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। शीर्ष अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूदा जानकारी के अनुसार ये मामला अब 9 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उमर खालिद की याचिका के जवाब में दिल्ली पुलिस ने रविवार को जवाबी हलफनामा दायर किया था, जो अभी तक आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड में नहीं है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को मामले में 24 जुलाई के लिए पोस्ट कर दिया था। दिल्ली पुलिस के वकील ने हजारों पन्नों की चार्जशीट का हवाला देते हुए जवाब दाखिल करने का और वक्त मांगा था। उमर खालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि वो आदमी 2 साल और 11 महीने से हिरासत में है। कौन सा शपथ पत्र दायर करने के लिए है? ये एक जमानत याचिका है। उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और रजनीश भटनागर की पीठ ने पिछले साल 18 अक्टूबर को नियमित जमानत की मांग करने वाली उमर खालिद की अपील खारिज कर दी थी। उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसने उन्हें यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस की माने तो उमर खालिद के अलावा दिल्ली टकराव मामले में लगभग 1 दर्जन लोग शामिल हैं। आपको बता दें, फरवरी 2020 में दिल्ली में टकराव की घटनाएं हुई थी, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। खालिद को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अब बात राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा मचा। अशोक गहलोत सरकार से बर्खास्त किए जा चुके विधायक राजेंद्र गुढ़ा अपने साथ एक लाल डायरी लेकर आए थे। दावा कर रहे थे कि इसमें कई घोटाले छिपे हैं, लेकिन इसमें क्या राज है इसका जिक्र करने की हिम्मत वो मीडिया के सामने नहीं कर पाए, जिससे गुढ़ा के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में राजेंद्र सिंह गुढ़ा लाल डायरी में कांग्रेस राज के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं।
दावा कर रहे हैं कि लोगों को उन पर भरोसा है। राज्य बीजेपी भी गुड़ा के सहारे गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन डायरी में क्या है इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत राजेंद्र गुड़ा भी नहीं जुटा पा रहे हैं। सीएम पर खुलेआम आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आरोप है कि जिस सबूत की बात कर रहे हैं उसे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। इस बीच गुड़ा के तमाम पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। वीडियो में गुड़ा दावा कर रहे हैं कि मैं एक बार फिर बीएसपी से टिकट ले आऊंगा। 2008 में विधायक बना, फिर पार्टी छोड़ी, मंत्री बना। कांग्रेस में दरी बिछाने का टाइम आया तो कांग्रेस छोड़ी, बीएसपी चला गया। 2018 में बीएसपी से फिर टिकट लाया, फिर जीता, फिर पार्टी छोड़ी, फिर मंत्री बना। इस बार भी टिकट लाऊंगा। दरअसल गुड़ा का इतिहास ही दल बदल का रहा है। एक पार्टी से चुनाव जीतते हैं तो कुछ ही दिनों में दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। वो उदयपुर वाटी सीट से 2008 और 2018 में बीएसपी से चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के कुछ समय बाद ही कांग्रेस में आ गए। दोनों ही बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। अशोक गहलोत सीएम बने और गहलोत ने दोनों ही बार गुड़ा को अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया, लेकिन एक साल से गुड़ा अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। दरअसल वो सीएम गहलोत पर दबाव बनाकर मनचाहा मंत्रालय हासिल करने में जुटे हुए थे और जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ तीखे बयान देने शुरू कर दिए, जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। और अब राजेंद्र गुड़ा दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार भी वो बीएसपी से टिकट ले आएंगे, लेकिन इस बार बीएसपी ने भी साफ कर दिया है कि हमने गुड़ा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। राजस्थान बीएसपी अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि गुड़ा ने बीएसपी से 2 बार विश्वासघात किया है, इसलिए उनके लिए अब बीएसपी के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और कांग्रेस ने भी उन्हें अब पार्टी से निकाल दिया है। अब राजेंद्र गुड़ा खुद अपने जाल में फंस गए हैं। इधर मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले ही बीजेपी भी फंसी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं। प्रदेश में मॉनसून भी मेहरबान है, लेकिन बीजेपी पर आफत के ओले गिर रहे हैं। पेशाब, मल और जूता कांड जैसी घटनाओं ने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं राज्य में कांग्रेस की बढ़ती ताकत के सामने बीजेपी को अपनी सत्ता बचाना नामुमकिन नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पिछले 1 महीने में 5 ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसने बीजेपी के पसीने छुटा दिए हैं। चुनावी साल में हो रही इन घटनाओं से मध्य प्रदेश शर्मसार है तो बीजेपी की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। पेशाब कांड के बाद एमपी में मल कांड सामने आया है। ये दोनों मामले ठंडा भी नहीं हुए थे कि अब जूता कांड सामने आ गया है। इन घटनाओं से बीजेपी मुश्किल में घिर गई है। कांग्रेस ने इसे सियासी हथियार बना लिया है। सीधी पेशाब कांड के बाद सरकार की फसीहत होने लगी तो शिवराज सिंह चौहान ने डैमेज कंट्रोल का बीड़ा खुद उठा लिया। पीड़ित दशरथ रावत को भोपाल बुलवाया और पैर धोकर माफी मांगी, क्योंकि बीजेपी को आदिवासी वोट खिसकने का डर था। हालांकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। सीधी पेशाब कांड के बाद अब एमपी के इंदौर का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में कुछ लोग 2 आदिवासी भाइयों की पिटाई कर रहे थे। ऐसी कुछ और वीडियो भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश के 2 जिलों में मलकांड भी सामने आया है। सबसे पहले शिवपुरी और इसके बाद छतरपुर में एक दलित के चेहरे और शरीर पर मल मलने का मामला सामने आया है। विंध्य वही इलाका है जहां निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है। सीधी की घटना के बाद ग्वालियर से भी एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में कुछ लोग कार के अंदर युवक की पिटाई कर रहे थे। इन घटनाओं ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। विपक्ष राज्य में आदिवासियों पर अत्याचार और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को लेकर लगातार घेर रही है। ऐसे में यह साफ है कि इन घटनाओं ने बीजेपी की परेशानी एमपी में। और बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र राजनीति की। एकनाथ शिंदे मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार को जिस तरह से बीजेपी में सम्मान मिल रहा है, उनकी हर बात को माना जा रहा है। उसके बाद अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि शिंदे की जगह अजीत पवार को महाराष्ट्र का सीएम बनाया जा सकता है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे ने एमवीए छोड़ी तो दावा किया कि एनसीपी शिवसेना को कमजोर कर रही थी। सरकार में फैसले डिप्टी सीएम अजीत पवार ले रहे थे और अब एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार में अजीत पवार को फिर डिप्टी सीएम बना दिया। उन्हें वित्त मंत्रालय भी दे दिया। लेकिन अजीत गुट के विधायकों ने साफ कर दिया है कि इस बार अजीत डिप्टी सीएम नहीं बल्कि सीएम बनने की तैयारी में है। 2 दिन पहले एनसीपी के अजीत पवार गुट के प्रवक्ता और पार्टी विधायक अमोल मिटकरी ने अजीत पवार के मुख्यमंत्री पद को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं अजीत अनंतराव पवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाता हूं। मिटकरी ने इस ट्वीट में दावा किया था कि अजीत पर्व जल्द ही आएगा और अब शिंदे सरकार में अजीत
गुट के कैबिनेट मंत्री अनिल पाटी ने दावा किया है कि अमोल मिटकरी ने जो बयान दिया है वो एनसीपी कार्यकर्ताओं की इच्छा पर दिया है। एनसीपी के हर नेता और कार्यकर्ता की भी ये इच्छा है कि अजीत दादा को महाराष्ट्र का सीएम बनना चाहिए। इसके लिए हमें 145 विधायकों के आंकड़े तक पहुंचना है। इसके बाद 100% अजीत पवार ही एनसीपी के मुख्यमंत्री होंगे। अजीत गुट का दावा है कि उनके साथ एनसीपी के 42 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के साथ 145 का आंकड़ा भी पूरा हो रहा है। इसके बाद ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की जगह अजीत पवार को सीएम बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही एकनाथ शिंदे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष फैसला सुना सकते हैं। उनकी अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई कर रहे हैं। अगर शिंदे को विधानसभा अध्यक्ष अयोग्य ठहरा देते हैं तो उनसे सीएम पद भी छिन जाएगा और अजीत पवार के सीएम बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। इसे लेकर शिंदे गुट के विधायक डरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तो उद्धव कैंप भी मौके की तलाश में है। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।